जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। नमस्कार एंड जय हिंद। आप सभी लोगों का त्रिशूल डिफेंस एकेडमी पे स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग जो है पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले के वीक में हम लोगों ने ज्योग्राफी का क्वेश्चन सॉल्व किया था NDA 2 2022 एग्जाम के लिए। तो आज पॉलिटी के या सिविक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं इस टॉपिक के अंतर्गत जो टॉपिक हैं, जो क्वेश्चंस हैं, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, उसके अलावा सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, DPSP एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, इन सभी से मिलाकर क्वेश्चंस इसमें अरेंज किए गए हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस को हम लोग आज के लेक्चर में सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे या ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? ऑप्शन ए दिया है JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी दिया है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन सी दिया है BR अम्बेडकर एंड डी दिया है KM मुंशी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। डॉक्टर BR अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहा है, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली साइन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। संविधान सभा का कितने सदस्यों ने भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए? 284, 294, 274, 244। तो 284 लोगों ने जो है संविधान पर हस्ताक्षर किया। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज, या परमानेंट चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज, या संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए दिया है डॉक्टर अंबेडकर। ऑप्शन बी दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी दिया है KM मुंशी। ऑप्शन डी दिया है JL नेहरू। तो अगर आप आएंगे परमानेंट चेयरमैन तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जबकि टेम्पोरेरी चेयरमैन ये परमानेंट चेयरमैन थे। अस्थायी अध्यक्ष, उसके अलावा टेम्पोरेरी चेयरमैन थे, टेम्पोरेरी चेयरमैन या अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष, तो अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, हु एमंग द फॉलोइंग वाज अ नॉन कांग्रेस मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का गैर कांग्रेसी सदस्य थे? ऑप्शन ए JB कृपलानी। ऑप्शन बी BR अम्बेडकर। सी KM मुंशी। डी TT कृष्णामाचारी। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर गैर कांग्रेसी मेंबर थे। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, हाउ मेनी मेंबर वेयर असाइंड बाय कैबिनेट मिशन इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा में कैबिनेट मिशन द्वारा कितने सदस्यों को नियुक्त किया गया था? तो अगर आप आएंगे कैबिनेट मिशन द्वारा संविधान सभा में कितने सदस्यों को नियुक्त किया गया,
तो 296 सदस्यों को अपॉइंट किया गया था। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन 6 नंबर का रहा है, व्हाट वाज द ड्यूरेशन इन द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में कितना समय लगा, ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए 1 ईयर 10 मंथ एंड 12 डेज, बी ऑप्शन 2 ईयर 10 मंथ एंड 5 डेज, सी ऑप्शन 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज, डी ऑप्शन 3 ईयर 6 मंथ एंड 7 डेज। तो अगर आप आएंगे सी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा संविधान को बनकर तैयार होने में। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग गेव द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया। कह रहा है भारत के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया सबसे पहले फर्स्ट टाइम किसने दिया, कौन से कमीशन के द्वारा दिया गया। ए साइमन कमीशन, बी राजाजी फार्मूला, सी कैबिनेट मिशन प्लान, डी वेबल प्लान। तो साइमन कमीशन के द्वारा इंडिया के लिए संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पहली बार आइडिया दिया गया साइमन कमीशन के द्वारा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। साइमन कमीशन 1927 में अपॉइंट किया गया और भारत में 1928 में आया, और इसी साइमन कमीशन के विरोध में इंडियन के द्वारा, भारतीयों के द्वारा गो बैक साइमन कमीशन का नारा दिया गया। वो इसलिए दिया गया क्योंकि साइमन कमीशन के अंतर्गत कोई भी एक मेंबर इंडियन शामिल नहीं था, सभी के सभी मेंबर इसमें विदेशी शामिल थे, इसलिए जो है इसका विरोध किया गया भारतीयों के द्वारा। इस प्रकार अगर आप आएंगे क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। साइमन कमीशन ही के द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो है आइडिया लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इनेक्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 बाय द। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था। ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, सी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डी ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इसको जो है इनएक्ट किया गया। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आप आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट एक्ट्स ऑफ दिल्ली एंड रीडिसिग्नेटेड इट द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। दिल्ली के निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम और इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में पुनः नामित किया गया। तो ऑप्शन ए 59th अमेंडमेंट, ऑप्शन बी 62 अमेंडमेंट, ऑप्शन सी 67th अमेंडमेंट, ऑप्शन डी 69th अमेंडमेंट। तो 69वां अमेंडमेंट के द्वारा या संशोधन के द्वारा जो है दिल्ली को दिल्ली कैपिटल रीजन बना दिया गया, एनसीआर बना दिया गया। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर, राज्य के नीति निषेध सिद्धांत हैं। 1 नंबर स्टेटमेंट कह रहा है, नॉट अमेंडेबल, संशोधन योग्य नहीं है। ये स्टेटमेंट गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि डीपीएसपी में संशोधन किया जा सकता है। तो इस प्रकार ये लिख रहा है नॉट अमेंडेबल, तो स्टेटमेंट गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है नॉट इनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट, किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। ये भी स्टेटमेंट सही है, गलत नहीं है। तो डीपीएसपी को किसी न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, स्टेटमेंट इज राइट। थर्ड, फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, यह देश के शासन में मौलिक है।
3 नंबर भी सही है। तो इस प्रकार 2 और 3, सी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। सी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है और डीपीएसपी के बारे में ये क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है टू एबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशंस। सॉरी, ये मौलिक कर्तव्यों के बारे में क्वेश्चन है, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, और आपको पहचान करना है कि कौन सा फंडामेंटल ड्यूटीज है और कौन सा नहीं है। पालन करना और उसके विचारों और संस्थानों का सम्मान करना, तो ये जो है फंडामेंटल ड्यूटीज है। उसके अलावा टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एडजोर वायलेंस, ये भी है। उसके अलावा तीसरा नंबर टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवेरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये भी फंडामेंटल ड्यूटीज है। जबकि 4 नंबर फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है, वहाँ पे धर्मनिरपेक्षता या सेकुलर शब्द का कहीं पे यूज नहीं किया गया है। तो 1, 2 और 3 स्टेटमेंट सही है। तो 1, 2, 3 के आधार पे अगर आप आएंगे तो 1, 2 एंड 3 ऑप्शन इज ए राइट आंसर। इस प्रकार डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति तत्व नहीं है या कौन डीपीएसपी नहीं है। तो अगर ऑप्शन पे अगर आप आएंगे, ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए कह रहा है द स्टेट शैल इंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो ये जो है आर्टिकल 44 में बताया गया है। तो ये जो है डीपीएसपी है, तो ये होगा नहीं। बी ऑप्शन कमजोर वर्गों के लिए शैक्षिक और आर्थिक हितों की विशेष देखभाल करेगा, वीकर सेक्शन का बात कर रहा है, ये भी डीपीएसपी है, तो ये भी गलत होगा। नेक्स्ट सी ऑप्शन खत्म करने के लिए शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा, तो इस प्रकार सी नहीं है, यही सही उत्तर होगा। सी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है थॉट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कंटेन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट इन्फोर्सेबल बाई एनी कोर्ट एट दे आर। हालांकि संविधान में निहित राज्य नीति के सिद्धांत किसी भी अदालत द्वारा लागू करने योग्य नहीं है, फिर भी वे हैं ए फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, बी बाइंडिंग ऑन द स्टेट, सी इन्फोर्सेबल एट द इंस्टेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डी सुपीरियर टू फंडामेंटल राइट्स। तो ये तीनों ऑप्शन गलत है, ये नहीं होगा। ए ऑप्शन इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 का ए ऑप्शन इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पे अगर आप आएंगे तो 14 नंबर कह रहा है अकॉर्डिंग टू द सिटीजनशिप एक्ट 1955 बाई विच ऑफ द फॉलोइंग विच कैन अ पर्सन लॉस सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। कह रहा है कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंतर्गत किस तरीके से जो है कौन कौन से बातें बताई गई हैं कि किस तरीके से सिटीजनशिप को समाप्त किया जा सकता है। तो अगर आप आएंगे बाई रिनूसिएशन या त्याग से, इस कारण से भी जो है नागरिकता समाप्त किया जा सकता है, टर्मिनेशन ये भी है, और डिप्रीवेशन या अभाव से, इन तीनों आधार पर नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। इस प्रकार अगर आप आएंगे तो 1, 2 एंड 3 ये तीनों ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, ये भी सिटीजनशिप एक्ट 1955 से ही संबंधित है।
और कह रहा है कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 में कब कब संशोधन किया गया। तो 1986 में भी किया गया, 92 में किया गया, 2003 में भी किया गया, 2005 में भी किया गया। तो इस प्रकार 1, 2, 3 एंड 4 ये सभी होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 में 86 में संशोधन किया गया, 92 में संशोधन किया गया, 2003 में और 2005 में संशोधन किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है द स्टेट्स ऑफ द यूनियन कैन बी रीऑर्गेनाइज्ड फॉर दियर बाउंड्रीज अटेंडेड बाय। संघ के राज्यों को पुनर्गठित किया जा सकता है या उनकी सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है। ये कह रहा है, ये पार्ट 1 टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसी का क्वेश्चन है। और कह रहा है कि किसी की भी राज्य के नाम में उनके बाउंड्री लाइन में चेंज करना है तो उसके अंतर्गत क्या प्रोविजन है। तो ऑप्शन ए दिख रहा है द यूनियन पार्लियामेंट बाई ए सिंपल मेजॉरिटी इन द ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन। कानून की सामान्य प्रक्रिया में संघ की संसद साधारण बहुमत से। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो अगर संसद के पास ये अधिकार है कि वह सिंपल मेजॉरिटी से साधारण बहुमत से किसी राज्य के बाउंड्री लाइन को छोटा कर सकता है, बड़ा कर सकता है, उस राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकता है या उसका नाम चेंज कर सकता है। इस प्रकार अगर आप आएंगे तो ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। यह जो है भारत की संसद के पास अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है द पर्पज ऑफ द इंक्लूजन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टू एस्टेब्लिश। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने का उद्देश्य स्थापित क्या है। क्या उद्देश्य है डीपीएसपी का। ऑप्शन ए पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, बी सोशल डेमोक्रेसी, सी कैनेडियन डेमोक्रेसी, डी सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। तो सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। तो अगर आप देखिए डीपीएसपी से अगर आप आएंगे तो डीपीएसपी का मोटिव है सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट करना। उसके अलावा अगर फंडामेंटल राइट पे अगर आप आएंगे तो इसका मोटिव है सोशल एंड पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को क्या करना, बढ़ावा देना। तो इस प्रकार फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, एक दूसरे के पूरक है। ये दोनों मिलकर ही किसी व्यक्ति के विकास के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच या एक होलिस्टिक कंडीशन अवेलेबल करा सकते हैं जिसमें सोशल इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली सभी प्रकार के राइट अवेलेबल हैं। तो इस प्रकार डीपीएसपी का मोटिव है सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है यदि भारतीय संघ का एक नया राज्य बनाना है तो कौन से अनुसूची में संशोधन किया जाना चाहिए। कह रहा है कि अगर जो है कोई नए राज्य का निर्माण करना है तो कौन से अनुसूची में संशोधन किया जा सकता है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ। तो फर्स्ट अनुसूची में संशोधन किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। उसके अलावा सेकेंड में बताया गया है सैलरी के बारे में, थर्ड में ओथ के बारे में बताया गया है, फिफ्थ में एससी एसटी से संबंधित बातें बताई गई है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्रुप्स ऑफ रिलीजन ETC आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ए फंडामेंटल राइट क्लासिफिएबल अंडर। ये पूछ रहा है कि अनुच्छेद 15 कौन से अधिकार के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। ए द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन,
तो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन अगर आप आएंगे तो ये आर्टिकल 25 to 28 है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ये जो है 23 से 24 है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29 and 30 और राइट ऑफ इक्वलिटी ये 14 से 18 है। तो 14 से 18 है तो 15 इसी के अंडर आएगा। तो इस प्रकार डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 भी जो है फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित है। फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित है और आपको पहचान करना है। पहला दिया है टू डिफेंस द कंट्री, देश की रक्षा के लिए। दूसरा टू पे इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स ये स्टेटमेंट गलत होगा। 3 नंबर टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, ये भी स्टेटमेंट सही है। उसके अलावा अगर आप आएंगे 4 नंबर सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा के लिए, तो 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 ये डीपीएसपी के फंडामेंटल ड्यूटीज के अंतर्गत हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन पे अगर आप आएंगे तो डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। 1, 3, 4 ऑप्शन इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 भी जो है मौलिक कर्तव्य से संबंधित है और आपको इस पे विचार करना है। 1 नंबर स्टेटमेंट कर रहा है ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमेशा से भारत के संविधान का हिस्सा रहे हैं। तो मौलिक कर्तव्य हमेशा से भारत के संविधान का हिस्सा नहीं था, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है 42nd अमेंडमेंट 1976 में। तो 1976 से पहले फंडामेंटल ड्यूटीज या मूल कर्तव्य जो है संविधान का हिस्सा नहीं था। तो इस प्रकार 1 नंबर स्टेटमेंट गलत होगा। 2 नंबर पे आते हैं, एक संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया, ये सही है। 3 नंबर भारत के सभी नागरिकों के लिए अनिवार्य है, अनिवार्य नहीं है, ये अनिवार्य नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे ओनली टू स्टेटमेंट इज सही। सी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 22 फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन द प्लानिंग ऑफ इंडिया डेराइव्स इट्स ऑब्जेक्टिव एंड सोशल प्रीमाइसेज। संविधान में निहित निम्नलिखित में से किस एक से भारत की योजना अपने उद्देश्यों और सामाजिक आधारों को प्राप्त करती है? ए फंडामेंटल राइट्स, बी फंडामेंटल ड्यूटीज, सी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड डी नन ऑफ दीज। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो ये जो भी बातें बताई गई है भारत की योजना अपने उद्देश्यों और सामाजिक, तो ये सारे कार्य जो है स्टेट की ड्यूटीज है, कर्तव्य है, और यह स्टेट का ड्यूटीज या कर्तव्य डीपीएसपी के अंतर्गत बताया गया है। तो इस प्रकार सी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। और जो भी योजनाएं चलाई जाती हैं, वेलफेयर का कार्य किया जाता है, वो भी सभी डीपीएसपी के अंतर्गत किए जाते हैं। तो नेक्स्ट 22 का ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन नंबर 23 जो है ये फंडामेंटल राइट्स से संबंधित है। फंडामेंटल राइट्स से संबंधित, और फंडामेंटल राइट्स से संबंधित अगर आप आइएगा सीधे स्टेटमेंट पे आते हैं। स्टेटमेंट कह रहा है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का उन्मूलन। तो ये आप आएंगे तो यह बात आर्टिकल 17 में बताई गई है। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, इसको आर्टिकल 18 में बताया गया है। फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेज एंड प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन्स। तो अगर आप आएंगे तो यह बात जो बताई गई है आर्टिकल 27 में बताया गया है, 27 में। उसके अलावा अगर आप आएंगे 4 नंबर, तो प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, आर्टिकल 29 में बताया गया है।
इस प्रकार अगर आप आएंगे तो ये सभी के सभी फंडामेंटल राइट्स हैं, 1, 2, 3 एंड 4। इस प्रकार डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टेंडर्स एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑन अ मैटर ऑफ लॉ ऑफ फैक्ट। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को सलाह देता है, ऑन इट्स ओन इनिशिएटिव, अपनी पहल पर, बी वनली इफ द सिक्स सच एडवाइस। सी ऑप्शन पे अगर आप आएंगे, सी ऑप्शन कह रहा है वनली द मैटर रिलेट्स टू द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स। डी ऑप्शन वनली ऑफ द इशू पासेज ए थ्रेट टू कंट्री। तो अगर आप आएंगे वनली ऑफ द सिक्स सच एडवाइस, जब वो सलाह मांगता है तभी जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सलाह देते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। इस प्रकार 24 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 25। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ये भी सिटीजन एक्ट 1955 से संबंधित है। और 1955 में अगर आप आएंगे तो 1 नंबर, द ऑर्डिनेंस मर्जेज पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन्स एंड ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ द इंडिया स्कीम्स, ये भी सही है। उसके अलावा इट विल प्रोवाइड लाइफ लॉन्ग इंडियन वीजा फैसिलिटी टू PIOS, ये भी सही है। 2 नंबर स्टेटमेंट, इट प्रोवाइड्स फॉर रिलैक्सेशन ऑफ वीजा नाउ फॉर माइनर चिल्ड्रन ऑफ OCI कार्ड होल्डर्स, 3 नंबर भी सही है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो 1, 2, 3 तीनों सही है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो डी ऑप्शन ऑल ऑफ दीज सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, कॉन्सीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित में प्रदान करती हैं। संपूर्ण भारत के लिए एकल नागरिकता, तो ये सही है, भारत में सिंगल सिटीजनशिप का बात किया गया है। दूसरा, स्ट्रिक्टली फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कड़ाई से संघीय सरकार का स्वरूप, ये भी सही है। 2 नंबर स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा, यूनिक ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, कठोरता और लचीलेपन का अनूठा मिश्रण, ये भी सही है। 1, 2, 3 आर करेक्ट, 1, 2, 3 आर करेक्ट। इस प्रकार ए ऑप्शन इज राइट आंसर। ये सभी जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्या है, विशेषताएं दिखाई देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कर रहा है, मैचिंग से संबंधित चीजें हैं और ये आपसे पूछ रहा है कि कौन सी चीजें कहाँ से ली गई है। तो अगर आप आएंगे चलिए आइए मैच करते हैं। फंडामेंटल राइट्स, तो फंडामेंटल राइट्स को लिया गया है USA से। कहाँ से लिया गया है? USA से। फंडामेंटल राइट्स को USA से लिया गया है। उसके अलावा पार्लियामेंट्री सिस्टम को लिया गया है UK से। तो इस प्रकार C का 2, B का 3। अब आइए देखते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसे आयरलैंड से लिया गया है। D का 1 और संविधान संशोधन अगर आप आएंगे इमरजेंसी प्रोविजन जर्मनी 4, तो 4321 ऑप्शन में 4321। आइए देखते हैं 4321 दिया है तो 4321 सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फैसिलिटीज यूनियन कंट्रोल ओवर स्टेट्स, ऑल इंडिया सर्विसेज, ग्रैंड सिनेड, इंटर स्टेट काउंसिल, इन तीनों से जो है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कंट्रोल करता है। तो इस प्रकार 1, 2 एंड 3 तीनों ऑप्शन सही होगा। 28 का डी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
29 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वाज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस द पंचायती राज सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला था। तो इस प्रकार ये था हटा दीजिए। तो कुल मिला के कहने का मतलब अगर आप आएंगे तो राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले जो है पंचायती राज व्यवस्था या पंचायती राज सिस्टम की शुरुआत की गई। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है आफ्टर द पासिंग द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 द नंबर ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज फॉर्म्ड वेयर। कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के अनुसार भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बने। तो अगर आप आएंगे तो इसके अनुसार भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन बी है राइट आंसर। इस प्रकार हम लोगों ने आज के क्लास में जो है पॉलिटी के या सिविक्स के कुछ इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए। आने वाले समय में भी हम लोग ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभकारी रहेंगे। NDA 2 2022 के लिए आप लोग भी क्या करें, अधिक से अधिक MCQ सॉल्व करें। जितना अधिक MCQ सॉल्व करेंगे उतना ही आप एग्जाम में बेहतर महसूस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।